दिल्ली एनसीआर में रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया की एक गंभीर बीमारी तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। दिल्ली में जारी इरेकॉन 2025 सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञों ने चौंकाने वाले तथ्य रखे हैं। उनके मुताबिक जहरीली हवा और PM 2.5 जैसे प्रदूषक सिर्फ सांस की तकलीफ नहीं बढ़ाते बल्कि शरीर की इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि आज बिना पारिवारिक इतिहास वाले युवा भी गठिया से पीड़ित हो रहे हैं। एम्स की डॉक्टर उमा कुमार कहती है, हम ऐसे मरीज देख रहे हैं जिनका कोई जेनेटिक कारण नहीं, फिर भी प्रदूषण के कारण उनके जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न बढ़ रही है। फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर बिमलेश धर पांडेय बताते हैं, सड़कों के पास रहने वाले लोग ट्रैफिक के धुएं में रोज रहने वाले गठिया के सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर नीरज जैन का कहना है, प्रदूषण अब वो नया दुश्मन है जो स्वास्थ्य लोगों को भी बीमार बना रहा है। और अपोलो अस्पताल की डॉक्टर रोहिणी हांडा चेतावनी देती है, अगर हवा साफ नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ी ऑटो इम्यून बीमारियों से अपंग हो जाएगी। अध्ययनों से साफ है, PM 2.5 के लंबे संपर्क से गठिया का खतरा 12 से 18% तक बढ़ जाता है। यानी प्रदूषण अब सिर्फ सांस की नहीं, जोड़ों की बीमारी भी बन चुका है। विशेषज्ञों का एकजुट संदेश है, अब वक्त आ गया है कि साफ हवा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाया जाए, क्योंकि याद रखिए, जो हवा हम सांस में लेते हैं वही अब हमारे जोड़ों का दर्द बन रही है। मीडिया के प्रभाव को हम अच्छी तरह से जानते हैं और आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप कुछ चीजों को जरूर बताएं। एक गठिया एक ऐसा रोग है जिसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको रूमेटोलॉजिस्ट है। गठिया के जो लक्षण है बहुत साधारण दर्द, जोड़ों का दर्द होना, हल्का बुखार सा लगना, हल्का बुखार लगना और गठिया के लिए जोड़ों का बीमारी, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आंखों को भी प्रभावित कर सकता है, लीवर किडनी को प्रभावित कर सकता है, चमड़े को प्रभावित कर सकता है। 3 महीनों में ज्यादा देखा जाता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। हमारे देश की 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए 1400 लोग जो रूमेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं नाकाफी है। कभी भी हम अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को फिगर नहीं कर सकते। गठिया के सारे एक्सपर्ट अमूमन बड़े शहरों में या मध्य शहर जो A और B कैटेगरी कैटेगरी के हैं भी बहुत कम मिलेंगे और कस्बे और गांव में कोई नहीं। तो हम कैसे पहुंचे कि वो हमारे तक पहुंचे या हम उनके पास पहुंचे, ये बहुत बड़ा संवाद है जो हमें अभी नहीं पता कि हम अपनी बात को उन तक कैसे पहुंचाएं जो समाज में सबसे ज्यादा प्रभावित है। सही समय पे कुछ भी किया जाए वो फायदेमंद है। यानी गठिया को अगर हम लक्षण से पहले पकड़ लें, सही जगह से इलाज करें तो आपका और हमने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन में इलाज नहीं है, यहाँ धारणा है मॉडर्न मेडिसिन में ही इलाज है, क्योंकि अगर पुरानी पद्धतियों में इलाज होता तो हमें एक चाहिए कुछ सवाल बहुत रहता है, तो इसका मतलब है कि वो नाकाफी है। तो वो धारणाओं को तोड़ना है। कोई मैजिक में कभी तक पैदा नहीं हुआ है जिसको खा लेने से, जिसको कर लेने से रोक जाया है। जैसे गंगा जी में बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है, एक पेशेंट की जिंदगी में दवा खाने में भी रोग बढ़ सकता है, कभी कभी शांति हो सकता है फिर वापस भी आ सकता है। तो इन संभावनाओं के बीच में ये रोग होती है। आम जनता को गठिया के बारे में ये बताना कि गठिया की सब्जेक्ट होती है, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इलाज करते हैं तो बेहतर होता है। के लिए अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। तो अगर किसी भी मरीज को, शख्स को, महिला पुरुष को जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग या स्टिफनेस हो और वो लंबा चल रहा हो 3-4 हफ्ते से ज्यादा, तो उन्हें गठिया की पॉसिबिलिटी एंटरटेन करनी चाहिए। जोड़ में सूजन, अकड़ाहट या उनकी मूवमेंट में मुश्किल हो। दूसरा, किसी भी आयु पे हो सकता है, ये मान के चलें कि यंग एज से लेके ओल्ड एज तक हो सकता है। और तीसरा कि जो इस बीमारी को ट्रीट करते हैं उसके स्पेशलिस्ट को रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। एवरेज आदमी को
ऑर्थोपीडिक सर्जन और रूमेटोलॉजिस्ट में फर्क नहीं मालूम है, और कई लोगों ने रूमेटोलॉजिस्ट का नाम ही पहली बार सुना होता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अधिकतर लोगों को आर्थराइटिस के मामले में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। वो उनको दवाओं से ठीक हो सकते हैं, और उस स्पेशलिटी को रूमेटोलॉजी कहते हैं। पहले सिर्फ मेट्रो स्टेशन में थी, बड़ी सिटीज में थी, अब धीरे धीरे इसका इनरोड छोटी जगह पे भी हो रहा है। तो अर्ली डिटेक्शन, फाइंडिंग द राइट स्पेशलिस्ट इज द की टू सक्सेस। हमारा जो इनिशिएटिव है, ये क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें इंडिया के सब विभाग जगह से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, 15 से 20 इंटरनेशनल फैकल्टी आए हैं। हमने ऑलमोस्ट 600 रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मंगाए हैं, और इन सबका जो निष्कर्ष यही निकला है कि जैसे आपने बोला पॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन 100% गठिया ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो रहा है, टेंडेंसी हो रही है, या कोई और इंसान में कुछ पहले से कुछ चल रहा है जिससे वो ट्रिगर हो रहा है। अगर पॉल्यूशन से हुई आर्थराइटिस, हर किसी को हो जाती है आर्थराइटिस, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हर किसी को आर्थराइटिस हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रिसर्च का माध्यम है, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हम लोग बहुत सारे रूमा संसद जैसे मैंने बताया, उसमें डिस्कशन चल रहा था, उसमें यही सब पूरे दुनिया से जो लोग आए उनका यही डिस्कशन होना है कि कैसे टीचिंग बेटर करें, कैसे अवेयरनेस बेटर करें, या और कुछ दवाइयों के बारे में डिस्कशन होना है कि नई नई दवाइयों के बारे में, अफोर्डेबिलिटी के बारे में, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में कि कैसे काउंटर करा जाए। तो ये सब यहाँ पे 3 दिन डिस्कस होने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस में लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट के एडवांसेस हुए हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं, और कई टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, और डायग्नोस्टिक डोमेन में भी वर्कशॉप की जा रही है। जैसे हमारे इसमें ऑटो एंटीबॉडी के टेस्ट होते हैं, तो उनको समझना और उनका इंटरप्रिटेशन करना, वो सब भी इस कॉन्फ्रेंस में इंक्लूडेड है। लेकिन हमारा बेसिक एम होता है कि जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट एडवांसेज हुए हैं उनके बारे में जानकारी शेयर की जाए, और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए हैं उनका एक्सपीरियंस सुना जाए कि किस डायरेक्शन में अब साइंस प्रोग्रेस कर रही है, और आगे हम उस नॉलेज का यूज अपने पेशेंट्स के भले के लिए कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स तो दुनिया के हर कोने से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं। डॉक्टर्स तो वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ ज्यादा एडवांसेस होते हैं वहां से तो बहुत लोग आए हुए हैं। मेनली तो डायग्नोसिस, लेबोरेटरी में जो एडवांसेस हुए हैं, और जो ट्रीटमेंट के हैं। इसके अलावा कुछ इमेजिंग के भी हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड पर बहुत बड़ी वर्कशॉप हो रही है। अल्ट्रासाउंड का जो प्रोसीजर है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बड़ी अफोर्डेबल है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जैसे बाकी टेस्ट हैं, सीटी हैं, एमआरआई हैं, या पेट स्कैन हैं और चीजें हैं। तो अल्ट्रासाउंड हमारे कंट्री में अवेलेबल भी है वाइडली, तो रूमेटोलॉजी में भी उसका काफी बड़ा रोल हो गया है, और इसलिए उस चीज को डिसेमिनेट करने के लिए और ज्यादा लोगों को उसके वाकिफ बनाने के लिए पूरे एफर्ट किया जाए। पिछले 30 सालों से एम्स में हूँ और गठिया के मरीज देख रही हूँ, और इस दौरान वो एक टाइम था जहां पर हमारे पास दवाइयां नहीं थी मरीजों के इलाज के लिए। 1-2 दवाइयां होती थी, जैसे स्टेरॉइड है, मीथोट्रेक्सेट है और पेन किलर्स हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कारगर दवाएं मौजूद हैं। दूसरी चीज ये कि उस समय जो हम मरीज देखा करते थे कि वो डिफॉर्मिटी के साथ आ रहे हैं, और वो ये मान लेते थे कि भाई इसके साथ उनको जीना है और ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आप सब मीडिया की वजह से ये बदलाव आया है कि मरीज अभी सोचने लगा है कि ये भी एक बीमारी है और हम पूरी तरह ठीक हो सकते हैं इससे, और इसकी कारगर दवाएं मौजूद हैं। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, दोनों तरह से। एक फायदे के रूप में कि उनको लोगों को जानकारियां बहुत पहुंच रही है, और एक नुकसान के रूप में जहां वो कुछ ज्यादा ही जानकारियां पहुंच रही हैं और वहां पर भी वो फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे कि क्या राइट सही है और क्या गलत, तो वो
ना तो इलाज करते हैं, उनसे कह दिया जाता है कि भाई ये कैंसर की दवा, कैंसर में यूज होती है दवाई, आप क्यों ले रहे हो, ये तो बड़ी ज्यादा डोज है, इसको तो कम डोज में लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, लोगों से अपील करना चाहूंगी कि जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है वो दवाइयां आप लें, उस मात्रा में लें, उतने फ्रीक्वेंसी में लें। आप सोशल मीडिया और इन पे जानकारी जरूर हासिल करें, लेकिन उस पर ट्रस्ट ना करें हर आंख मूंद। दवाइयों के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। तो जिन रिस्क फैक्टर्स की हमने बात की वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करें जितना हो सकता है आज के टाइम में। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, कि धूम्रपान अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें, बंद कर दें, क्योंकि दवाइयों का असर भी नहीं आता है ऐसे मरीजों को। दूसरा, अपने खान पान का ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और मैं कहूंगी कि योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमने काफी सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं लास्ट 10 इयर्स में जहां ये प्रूव किया है कि एक दवाई और दवा के साथ योगा और एक ग्रुप में सिर्फ दवाई, पाया ये गया कि जो योग और दवाई ले रहे थे उनमें फायदा जल्दी हुआ, वो ज्यादा पॉजिटिव थे, मेंटली फिट हुए और उनका बीमारी जल्दी कंट्रोल में आया। तो योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं।